कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि कुछ भी नहीं सीखना है आपको, पढ़ाई भी नहीं करनी है, कुछ सीखना भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं और अगर हम तुम लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम खिलाएंगे कहाँ से। एक कंप्यूटर का 65,000 रुपीज़ चार्ज हुआ करता था उस समय। हाँ, उस समय 486 कंप्यूटर चलता था। जैसे ही मैंने खोला अपना दरवाज़ा, देखा कि एक भी कंप्यूटर नहीं है। उस समय कंप्यूटर बहुत मुश्किल से आया था। मिशन संकल्प की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा जो भी स्टूडेंट अगर चाहे इंटरमीडिएट उसने कंप्लीट कर लिया है और इंटर कंप्लीट करने के बाद अगर वो चाहता है कि मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना। सबसे पहले जो बात करेंगे, जिस तरीके से आप छपरा में एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, खास करके टेक्निकल एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उसमें एक अच्छा नाम है आपका। तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इस जर्नी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 1999 में। उस वक्त मैं अपनी पूरी पढ़ाई रांची से करके लौटा था और जितने भी कंप्यूटर्स के नॉलेज हैं मेरी वहीं से शिक्षा दीक्षा कंप्यूटर के फील्ड में हुई है। और मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारी कमियां हैं। छपरा में जब मैं विज़िट कर रहा था तो मैंने देखा उस दरमियान की कंप्यूटर शिक्षा बिल्कुल है ही नहीं और इसकी शुरुआत हुई नहीं थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, नौकरी करता हूँ तो कुछ अर्न तो मैं करूँगा। और बहुत लोग बाहर जाते हैं, उनका सपना होता है कि कंप्यूटर्स के फील्ड में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो बाहर जाकर के नौकरी करें। लेकिन उसी क्रम में जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं जब छपरा में आया तो मैं यही देख रहा था, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, सभी लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अगर मैंने उस क्षेत्र में शिक्षा हासिल की है तो हमारे अपने शहर में कहीं कंप्यूटर सेंटर है या नहीं। तो मैं जब देख रहा था तो यहाँ बिल्कुल था ही नहीं। और फीडबैक ऐसा था कि लोग सोच रहे थे कि कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तलवार के धार पे चलना, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी कि यहाँ छपरा में कंप्यूटर कैसे कोई सीखेगा। यहाँ तो अभी सीबीएसई पैटर्न के स्कूल्स भी नहीं हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर ऐसे ही हम लोग सोचेंगे तो इसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। मैंने ठान लिया कि मैं इसको करूँगा और बस परिवार का साथ रहा, पिताजी, माताजी, उस दौर सभी में का। खास करके अगर 99 की बात करें तो कंप्यूटर को लेकर के ना तो अवेयरनेस थी, ना तो जानकारी की, जैसा आपने कहा। हाँ। तो वैसे समय में एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, जैसे एक आम घरों की या फिर आम परिवार की बात होती है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, तो उनको लगता है कि भाई अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो हमारे लिए, सरकारी नौकरी अगर हो जाए तो हमारे लिए एक सेफ पॉइंट हो जाता है, हम अपने करियर को सुरक्षित कर लेते हैं। तो वैसे वक्त में उस चीज़ को छोड़ करके और एजुकेशन में यानी कि बिजनेस में आना, ये कितना मुश्किल था आपके लिए वैसे परिवार से निकल के? देखिए, आज आज का जो माहौल है उसमें भले ही शिक्षा, आपने जैसे बोला बिजनेस में आना, तो ये एक बिजनेस नहीं था। चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं और हमारे छपरा शहर में ही बहुत बड़ा स्कूल है जिसका नाम है ब्रजकिशोर किंडरगार्टन और छपरा सेंट्रल स्कूल। तो इस स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है और मेरे पिताजी ही खुद मेरे शिक्षक रहे हैं। माताजी भी हमारी उसी स्कूल में कार्यरत थीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बस यही बताया गया कि विद्या ददाति विनयम, जितना आप बाँटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। तो मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे। पिताजी भी खुश थे कि पिताजी शिक्षक थे और इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी संतान जो है वो शिक्षक ही बनना चाहती है। तो पूरा सपोर्ट मिला और मैंने इसको बिज़नेस मान के शुरू नहीं किया था। ये आज का माहौल है, जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए तो करना ही पड़ता है। तो अगर गुरु दक्षिणा के रूप में स्टूडेंट्स मुझे देते हैं, तो मैं अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि उससे मेरी फैमिली, परिवार भी जुड़ी हुई है। सर्वाइव करती है। हाँ, तो बस यही एक इंस्पिरेशन रहा कि मैं आज के उसको। परिवेश में जिसे देखा जाए, जिस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें युवाओं को जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उसमें उनको कितना लाभ मिल रहा है और ये कितना आवश्यक है? देखिए, अभी तो सरकारी जो भी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें
स्टूडेंट्स को, छात्रों को पता भी नहीं है कि उन्हें क्या-क्या मिल रहा है और किस प्रकार की योजनाओं में उनको शामिल होना चाहिए, जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पढ़ाई करने के लिए उतने पैसे की जो ज़रूरत है, वो पूर्ण नहीं हो पाती है फैमिली से। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल सीख करके उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसमें सीख कर के वो अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकें। बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं कि कुछ भी नहीं सीखना है आपको, पढ़ाई भी नहीं करनी है, कुछ सीखना भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार आपको सभी चीज़ों को मुहैया कराती है। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि अभी सरकार ने बहुत सारी शुरुआत की है, जिसको कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, कौशल विकास योजनाएँ। वो अलग-अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, एससी एसटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिससे कि स्किल डेवलपमेंट नहीं चलाई जाती है और गवर्नमेंट के बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो अपने एक पार्ट को वो लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे आईटी डिपार्टमेंट का आप समझिए कि पूरे बिहार में हर जगह पे कंप्यूटर्स लगाना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो आईटी डिपार्टमेंट करती है। लेकिन साथ ही साथ वो आईटी डिपार्टमेंट, ये सभी को पता नहीं है, एक स्किल डेवलपमेंट का भी एक अलग पार्ट वो निभाते हैं, जिसमें कि वो लोग फंडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स को आईटी में कुछ भी सीखना है, वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ही करती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपके पोस्ट में देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने देखा कि आप कोई मिशन संकल्प को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, उसमें कई जगह जा रहे हैं, युवाओं को उसके लिए जागृत कर रहे हैं। तो ये नए साल में मिशन संकल्प क्या है आपका? जी, ये एक मिशन संकल्प की एक योजना है जो हमारी संस्था एनसीसी स्किल्स के द्वारा चलाई जा रही है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जैसे बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, उसी में 100% स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। जैसे छपरा के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे बैंक से लोन लेना चाहिए या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी चाहिए, तो उन सारी योजनाओं में कहीं न कहीं स्टूडेंट को आज या कल लोन को चुकता करना ही पड़ता है और लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में बहुत सारी समस्याएँ और भी खड़ी हो जाती हैं। तो इसी कड़ी में मिशन संकल्प की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा जो भी स्टूडेंट अगर चाहे इंटरमीडिएट उसने कंप्लीट कर लिया है और इंटर कंप्लीट करने के बाद अगर वो चाहता है कि मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, पैरा मेडिकल करना है, मतलब किसी भी तरीके की उच्च लेवल की पढ़ाई उसको करनी है और पैसे देने में वो सक्षम है, तो जितने भी नैक ए प्लस का आपने नाम सुना होगा, तो नैक ए प्लस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग से एफिलिएशन मिलता है, जिनका परफॉर्मेंस प्लेसमेंट को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, उनका प्लेसमेंट क्वालिटी अच्छी कंपनीज़ में होनी चाहिए। तो इन सारे मापदंडों पे खड़ा उतरने के बाद वैसे यूनिवर्सिटीज़ को नैक ए प्लस एक्रेडिटेशन मिलता है। तो नैक ए प्लस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उन सारे स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप में बाहर भेजने की व्यवस्था है और उन उसमें किसी भी तरह का 1 रुपये का भी शुल्क उनको नहीं देना है अपनी पढ़ाई के लिए। मतलब ये पैसा जो मिलेगा, ये लोन की तरह नहीं है, लोन मतलब की तरह नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो जो सरकार उस खर्च करेगी और उसको वापस रिटर्न भी नहीं करना है। हाँ, उसमें किसी भी तरह से कोई खर्च नहीं है। हम लोगों का मानना है कि यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को खिला सकते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट है। मिशन संकल्प में ये चीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं कि जो भी स्टूडेंट उसमें पढ़ता है उसको एक संकल्प लेना पड़ता है कि मैं भी बड़ा आदमी बन के मैं भी नौकरी करके एक बच्चे को पढ़ाऊँगा। ये एक संकल्प लेना पड़ता है स्टूडेंट को और साथ ही साथ उसको ये भी संकल्प लेना पड़ता है कि शादी में मैं दहेज नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी अपने परिवार में किसी सदस्य को दहेज लेने दूँगा। ये संकल्प उसको लेना पड़ता है और इस संकल्प को वो तब लेता है क्योंकि वो एक मौखिक होता है, कोई कागज़ पे नहीं होता है कि उसको वो मैंडेटरी है, उसके लिए वो बाध्य हो गया। लेकिन एक तो एक संकल्प, मौखिक संकल्प जो है वो उसमें हाँ, चल मौखिक रहा है। संकल्प हम जी। लोग कराते हैं
और साथ ही साथ एक हमारी संस्था के द्वारा स्टार्ट की गई है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग, और उसमें आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये संबद्ध है आईटी डिपार्टमेंट से। उसमें जितने भी स्टूडेंट ट्रेनिंग लेंगे उनका 4 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग पे उनको भेजना है, और कम से कम 15,000 रुपीज़ की सैलरी से उनको स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे कंपनी से हम लोगों ने टाई अप किया है। जो लोग भी अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे या इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं, तो अभी का कुछ दूसरा संदर्भ हो चुका है। पहले क्या था कि केवल ट्रेनिंग करना है और ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेना और घर बैठना है। इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग उनको करनी है। कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद एनसीवीटी का एनएसक्यूएफ लेवल का उनका असाइन होगा सर्टिफिकेट, जिसकी जॉब में मान्यता होती है नेशनल लेवल पे। उसमें उन लोगों को सर्टिफाई करके और जॉब की कंप्लीट व्यवस्था हमारी संस्था को ही करनी है, और इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लेना है उनसे। कौशल विकास योजना को लेकर के अगर बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, कई सालों से चल रही है। कभी सेंट्रल ने पहले लॉन्च किया, फिर बिहार सरकार ने लॉन्च किया। जी। इसके सफलता का मापदंड क्या है? ये कितना सक्सेसफुल है युवाओं के लिए, या फिर बस ये मतलब इस तरीके से दिखावे में है सिर्फ ये? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दिखावे में तो है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मैं किसी की बुराई भी नहीं करूँगा कि क्यों ऐसा है कि लोगों को लगता है कि दिखावे में है। वो एक्चुअली होता क्या है कि आपने भी बहुत पहले से सुना होगा कि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। डॉक्टर बनना है, लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना है। तो ये जो धारणाएँ हैं, ये जो मनःस्थिति है आज के जो हमारा संभ्रांत परिवार हो या फिर कुछ कमियों से गुज़र रहा हो, वैसी फैमिली हो, तो सभी का ये सोचना होता है कि सरकारी सुविधाएँ अच्छी नहीं होती हैं। अगर वही आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग नहीं हो रही हो, तो स्टूडेंट बाहर जा कर के कंप्यूटर सीखते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सीखते हैं, आईटीआई की डिग्री लेते हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो ऐसी धारणाएँ बन गई हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी सभी चीज़ों की शुरुआत की है, और सरकार ने एजेंसियों को डिप्यूट किया है, प्राइवेट एजेंसियों को। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा आपके story.com के माध्यम से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे छपरा शहर में हों या पूरे बिहार राज्य में हों, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक बार अपने बच्चे को ये नहीं सोचते हुए कि पैसा हमारे पास नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा ये कहना होता है कि सरकार भी जो खर्च करती है वो पैसा उन्हीं का होता है, बिल्कुल, वो क्योंकि जनता जो का ही पैसा है। जनता का ही पैसा है। राजस्व में जो पैसा जाता है या तो वो पानी के टैक्स के नाम पे हो, म्युनिसिपल टैक्स के नाम पे हो, गाड़ी के टैक्स के नाम पे हो, या इनकम टैक्स के नाम। इनकम टैक्स के नाम पे हो, तो वो सारे पैसे जो हैं राजस्व में उनके द्वारा ही दिया जाता है। तो वो ये बिल्कुल नहीं माने कि वो पैसा उनका नहीं है, और वो अगर सरकार खर्च कर रही है तो आपका पैसा ही आपके बच्चों के लिए खर्च कर रही है। तो इस अधिकार को अगर आप लेते हैं, इस अधिकार क्षेत्र में आप समझते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो उनको पढ़ाना चाहिए, उनको आप पढ़ाइए। और क्वालिटी जो है, क्वालिटी की जहाँ तक बात है, सरकार ने इस तरीके का मॉनिटरिंग किया है कि पहले मैं नहीं जानता हूँ कब का, क्योंकि कोई नाम या कोई समय का नाम नहीं बताऊँगा। मैं ऐसे सुनता था या देखता था कि पहले जो शिक्षा थी वो कागज़ कॉपी कलम पे हो जाया करती थी, और फंडिंग भी सब कुछ लड़के भी कागज़ पे पढ़ लिया करते थे। तो उनका ही वो पैसा है, और उस पैसे को अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी गलत नहीं है। सरकार ने मॉनिटरिंग के नाम पे इस तरह के मॉनिटरिंग को किया है कि अगर आप चाहें भी तो गलत नहीं कर सकते हैं। कोई प्राइवेट एजेंसी अगर चाहे कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ और पैसे ले लूँ, इसकी सुविधाएँ गवर्नमेंट ने नहीं दी हैं आज। और आजकल बहुत ही ज़्यादा मॉनिटरिंग है, उस मॉनिटरिंग में ही स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है, और अगर वो सही ढंग से पढ़ते हैं और सही ढंग से वो सर्टिफिकेट लेते हैं, तो सरकार ने आगे उनके जॉब के लिए ही व्यवस्था की है। मतलब कि जॉब के लिए भी उनको भटकना नहीं है, उसके लिए भी एजेंसियाँ नियुक्त की गई हैं। और अगर आप नाम पूछेंगे तो मैं नाम बताऊंगा कि कौन-कौन से। जी बताएं। उसमें गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने एक कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने डोमेन स्किलिंग की शुरुआत की है। तो जो KYP है, कुशल युवा प्रोग्राम, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें उनको बेसिक जानकारी मिलती है,
उनको किसी भी तरह का जॉब का टेंशन नहीं है। वैसे एजेंसियों को उनको सिर्फ ट्रेंड करना है, उनको कौशल देना है, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अकाउंटिंग के लिए टैली जो आप देखते हैं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा उसी का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सिखाने के बाद स्टूडेंट को जॉब के लिए प्रेरित करते हैं कुशल युवा कार्यक्रम के जो भी एजेंसीज डिप्यूट की गई हैं। लेकिन साथ ही साथ चूँकि उसमें मैंडेटरी नहीं है कि कुशल युवा कार्यक्रम कराने के बाद आपको जॉब देना है, तो सरकार ने एक ऐसी शुरुआत की है दूसरे डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट का नाम है डोमेन स्किलिंग। तो डोमेन स्किलिंग में क्या है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर लेते हैं, उनको जॉब भी देना है। और डोमेन स्किलिंग के माध्यम से सरकार ने ऐसे ऐसे एजेंसियों को डिप्यूट किया है कि उनको जॉब देना है, ट्रेनिंग भी देना है, जॉब भी देना है, तब उनको पूरी पैसे मिलेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं, क्योंकि आपने भी अपने करियर में इसकी शुरुआत की और एक बिजनेस की तरफ रुख किया आपने। जीवन में क्या लगता है किसी भी सफलता के लिए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको महसूस हुई कि वो चीज़ें हर किसी में होनी चाहिए जो नहीं है, अगर ये चीज़ उन्होंने कर लिया तो वो निश्चित अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में है वो सफल हो जाएंगे? जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि सफल बनने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इस पे मेरा जो अपनी अपनी जो मेरी राय है, उसमें होना चाहिए कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बाहर में जाते हैं और कितना भी नाम कमा लेते हैं और इज़्ज़त प्रतिष्ठा अगर हम कमा लेते हैं, लेकिन फैमिली के लोग उसमें सपोर्ट ना करें, तो सफल नहीं बना जा सकता है। मेरे पिताजी एक ग्रेट टीचर भी रहे हैं और मेरे लिए तो ग्रेट फादर भी रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप सोचें, मैं ऐसे ही थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को कोई पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत करवाता है, तो सुबह 5 बजे से या 6 बजे से करवाएगा। मेरे पिताजी 3 बजे सुबह से कराते थे। अच्छा, कारण? कारण ये था कि उनको लगता था कि मैं अगर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ साइंस का और बचकिशोर किंडरगार्टन में मैं कार्यरत हूँ और मैं साइंस पढ़ाता हूँ और इतना हमारा छपरा में नाम है और सभी लोग पढ़ते हैं मुझसे और वो ऑब्लाइज़ भी होते हैं क्योंकि उनके पढ़ाए हुए जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो या तो 1 रहेंगे या सेकंड रहेंगे या थर्ड रहेंगे। 1 टू थर्ड रैंकिंग में उनके रहते थे। और चूँकि मेरे पिताजी इतने संघर्षशील रहे हैं कि क्लासेस उनके स्कूल के स्टार्ट होते थे 9:30 या 10 बजे से और सुबह 5 बजे वो निकल जाया करते थे ट्यूशन पढ़ाने। क्योंकि उस वक़्त उनकी जो कमाई जो थी, आप समझ रहे हैं कि आज का जो मनी वैल्यू है काफ़ी कम है, उस समय मनी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। तो उस समय 1000 या 2000 रुपए के नाम पे सैलरी चलती थी। तो उनको लगता था कि अब सभी का जो भी है हमारे बच्चे, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है तो ट्यूशन पढ़ाना है। तो सुबह से वो ट्यूशन में निकलते थे 5 बजे से और लगभग साढ़े 5 या 6 बजे से फर्स्ट कैंडिडेट को पढ़ाना स्टार्ट करते थे और साढ़े 9 में ही मेरी मम्मी टिफ़िन लेकर के ब्रजकिशोर स्कूल में जाती थी। वहाँ पे खाना-पीना वो खाए और वहीं से अपना स्कूल का काम शुरू। फिर शाम को जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थीं कि सभी लोग घर जाएँगे तो पिताजी हमारे घर नहीं आते थे। फिर उनके लिए शाम को 4 बजे म्युनिसिपल चौक पे एक छोटा-सा होटल हुआ करता था, तो वहाँ पे ही वो खा कर के और फिर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाया करते थे। तो 10 बजे रात में आते थे जब हम लोग सो जाते थे। तो ऐसा होता था कि 1 सप्ताह में 1 बार भी मेरे पिताजी से मुलाकात नहीं होती थी और ये काफ़ी मार्मिक है हमारे जीवन में, कभी भी हम लोग सोचते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो 10 बजे रात में 11 बजे रात में वो पहुँचते थे, तब तक हम लोग सो जाया करते थे। सुबह जब वो निकलते थे तो हम लोग उस समय सोए ही रहते थे। तो पिताजी का कहना था कि अगर सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं और नंबर 1 पोज़ीशन पे जाते हैं, तो मेरे ही बच्चे हमसे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल। और अगर हम तुम लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम खिलाएँगे कहाँ से? हुँ। ठीक है? तो उनका ये मानना था कि अगर तुम लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे 2 ट्यूशन कम करना पड़ेगा और उस 2 ट्यूशन की का जो पैसा है वो कम आएगा। तो उन्होंने 3 बजे सुबह में ठान लिया, 3 बजे सुबह में ही हम लोग उठते थे, नहाते थे और 1 घंटे उनसे पढ़ाई करते थे। तो एक सफल बनने के लिए मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देख लिया जाए कि किसी को गाने में मन लगता है और फैमिली में सपोर्ट ना मिले और कोई बच्चा गाना गाए और पिताजी बोले कि क्या बेसुरा तुम सुबह-सुबह शुरू कर दी, तो कभी वो सफल गायक नहीं बन सकता है। तो मेरा मानना है कि पहला जो है वो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर मुझे जो करना है
मुझे सिर्फ वही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। बहुत लोग ऑप्शंस नहीं रखने हैं, मतलब ऑप्शंस एक नहीं विकल्प रखने हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों का मन होता है कि ये कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो वो 2-3 पैर रख करके चलने पे हम लोग शुरू से पिताजी से, माताजी से भी सुनते आए हैं कि 2 नाव पे सवारी करने से कुछ नहीं होता है। तो शुरू से मेरा मन था कि मैं पिताजी की तरह बनूँ, शुरू से मेरा मन था कि मैं एक शिक्षक ही बनूँ और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। क्योंकि एक जो डर होता था, वो डर ने ज़्यादा कब्जा कर लिया था, क्योंकि पिताजी का जो डर था पढ़ने के प्रति, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग एक होता है कि कोई बच्चा मन से पढ़े। तो हमारे छोटी सिस्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, बड़े भाई भी अच्छे पोस्ट पे हैं और थे, और अब एक बड़े भाई मेरे नहीं हैं। तो बाकी सभी लोगों का पढ़ाई में बहुत मन लगा, लेकिन पढ़ाई मेरे को ज़्यादा समझ में आता नहीं था। और मेरा जैसे बचपन से ही लोग बोलते थे कि दिमाग काफ़ी इसका खुराफाती है ना? टीवी में, टेप में, और कुछ घर में कुछ खराबी हो जाए तो उसको तो बनाने में एक्टिवली उन चीज़ों को डील करते थे। बनाते थे। तो पिताजी ने बोला कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसको कंप्यूटर सिखाओ। तो मैं तैयार हो गया। वहीं से अब टेक्नोलॉजी की तरफ आपका हाँ, रुझान वहीं से हुआ। टेक्नोलॉजी की तरफ हो गया। और जब मैं सीखने गया तो कंप्यूटर इतना मुझे समझ में आने लगा कि ऐसे मैंने अपना बीकॉम भी किया है, बीसीए के साथ-साथ। तो अगर मैं बीकॉम का भी किताब पढ़ता, मुझे वहाँ पे कंप्यूटर ही नज़र आता था। तो मेरा मन लगता नहीं था और मतलब काफ़ी विकल्प एक होना चाहिए, आपका हाँ, कहने का मतलब किसी भी सफलता को पाना है बिल्कुल। तो एक विकल्प पे एक काम विकल्प कीजिए। होना चाहिए। अगर बिल्कुल। आपके पास एक विकल्प है और उसी पे आपने मेहनत किया है, तो आप काम कर सकते हैं। सीमित संसाधन भी है, लेकिन आपको टेक्निकलिटी मतलब ज़्यादा है आपके पास, तो सीमित संसाधनों से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि बिज़नेस करा पाएँ, और कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए आप जानते हैं कि एक बड़े पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उस समय कंप्यूटर खरीदना भी बहुत मुश्किल था, इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लिए हाँ, तो और संख्या चाहिए होती। हाँ, एक कंप्यूटर का 65,000 रुपीज़ चार्ज हुआ करता था। उस समय। हाँ, उस समय 486 कंप्यूटर चलता था। मतलब उस समय जब कंप्यूटर ऑन होता था, तो आप चाय-वाय पी के आ जाइए, तब कंप्यूटर ऑन होगा। अच्छा। ये स्पीड था। तो 486 के बाद पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, अब कोर में चलता है। तो हम लोग उस वक़्त सीखे हैं जब, आज तो आप देखते होंगे कि विंडोज़ चल रहा है वर्ज़न 11, विंडोज़ 11, और हम लोग जब सीखते थे तो उस समय चलता था विंडोज़ 3.1, ये वर्ज़न था विंडोज़ का। लेकिन खैर मन बहुत लगा, और यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर सफल बनना है तो फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। साथ में जो आप सोचे हैं, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। जैसे कि मैं एक अपना छोटा-सा कहानी, क्योंकि आपकी स्टोरी है, तो इसमें ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बड़ी लगन से अपने पढ़ाई को पूरा किया, छपरा में आया, और छपरा में आने के बाद मैंने जब स्टेबल किया कंप्यूटर सेंटर, तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडमिशन हुए। मतलब स्टूडेंट्स जैसे सिनेमा के खिड़की काउंटर पे जाते हैं टिकट लेने, उस तरीके से लाइन लगा के एडमिशन होता था। तो एडमिशन 350 एडमिशन मैंने एक दिन में लिया था। अच्छा, शुरू में ही। हाँ, एक दिन में मैंने जब काउंटर खोला था, तो 350 एडमिशन, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ भी मेरे पास होंगे, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो खिड़की पे ऐसे सिनेमा हॉल का टिकट खरीदा जाता है, वैसे स्टूडेंट आए थे। तो 1 साल मैं केवल मैंने अभी चलाना शुरू ही किया था, 1 साल अभी मैंने पूरा ही किया था, तो मेरे यहाँ भयंकर चोरी हुई। अब शुरू में ही। हाँ, शुरू में ही 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं पता। मैं मतलब अभी एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी जो हमारे सेंटर का, जो हमारे संस्था का एनिवर्सरी डे है, वो 2 जून है। तो ये चोरी हुई थी लगभग 5 जून को 2001 को। 1 साल ही मैंने अभी कंप्लीट किया था, और सारे चीज़ों को मतलब मैं गया, स्तब्ध रह गया। जैसे ही मैंने खोला अपना दरवाज़ा, देखा कि एक भी कंप्यूटर नहीं है। उस समय कंप्यूटर बहुत मुश्किल से आया था। पिताजी ने भी बहुत सारे चीज़ों को, जो जमा पूंजी था उससे कराया था उन्होंने। तो ये एक स्टोरी है। उसके बाद भी पापा हमारे आके बोले कि देखो, ये जो चोरी हुई है, वो सिर्फ इसलिए हुई है कि तुमको नहीं बढ़ने देना है आगे, तुमको आगे नहीं बढ़ना है, और तुम बंद कर दो ताला और चले जाओ। तुम सोच लो तुमको क्या करना है। अगर तुमने उसको बंद कर दिया, तो दिमाग में अपने बैठा लेना कि फिर तुम नहीं बन पाओगे। जिन्होंने भी किया है वो चोरी की वजह से नहीं किया है। इतना किसी के पास कमी नहीं है कि वो चोरी करे।
जो भी किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि तुमने उस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट लिया। स्टार्ट लेने के बाद जो मतलब रिक्वायरमेंट था कि छपरा में इस चीज़ को फैलाना है, करना है, तो पिताजी की बात उस समय बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने, क्योंकि मैं तो सच में एकदम थक गया, मैं तो बैठा रह गया कुर्सी पे। आपको पता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उस समय, अब अभी का क्या सीन है मुझे नहीं मालूम है, उस समय मेरे से ही पूरा इंक्वायरी होने लगा। मतलब चोरी आप ही की हुई और इंक्वायरी आप ही की होने लगी। खूब सुबह से शाम तक मुझे से इंक्वायरी हो रहा है, सुबह या शाम तक मकान मालिक से इंक्वायरी हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे भी वही हो रहा है। तो स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो पापा बोले कि देखो यही सब चीज़ होगा, करना है या नहीं करना है डिसाइड करो। तो मैंने बोला कि करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही बोल दी कि ये हुआ ही है इसी वजह से कि तुम पीछे चले जाओ। तो फिर मैंने स्टैंड लिया। अब चूँकि 1 साल मैंने काम किया था, तो मार्केट में एक होल्ड बन गया था। तो जो भी हमारे बंधु थे जो कि कंप्यूटर्स वगैरह में मेंटेनेंस का काम हमारा देखते थे 1 साल, उन्होंने सपोर्ट किया वहाँ पे। उन्होंने सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है हम लोग वेट कर लेंगे 6 महीने। तो उनका एक सपोर्ट बड़ा रहा और फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो अब क्या बताऊँ, सफल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने कम समय में नहीं बता पाऊँगा। बस यही होना चाहिए कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर आपको परेशानी आती है तो सुबह होता है, शाम होता है। आप अगर आज कितने ही परेशान हैं तो सुबह अपने टाइम पे ही होगा, शाम अपने टाइम पे ही होगा, और ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तो परेशान रहेंगे तब भी वही चीज़ होना है, परेशान नहीं रहेंगे तब भी वही तो भी चीज़ वही होना चीज़ है। होना है। तो दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेना है कि जो भी आपने सोचा है उसको आप करिए, और शाम ढलने से पहले उसको एक आयाम दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट सुबह आने वाला है उसमें आपको पता रहे कि नेक्स्ट डे सुबह क्या करना है। अगर आप परेशान रहेंगे तो एक दिमाग आपके पास एक है, या तो आप उसमें परेशानी रख लीजिए या नए आइडियाज़ को रख लीजिए। तो अगर आप परेशानी रख लेंगे, टेंशन रख लेंगे, तो नए आइडियाज़ आपको आएंगे नहीं। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। यह भी बताया कि जब आप कंप्यूटर की जर्नी शुरुआत किए तो किस तरीके से शुरुआत की, पिताजी का आपके जीवन में क्या महत्व रहा, किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या को बचा करके अपने काम को करते हुए आपकी एजुकेशन के लिए सुबह जगा के वो पढ़ाया करते थे। साथ ही साथ जब आप अपने बिजनेस के लिए आगे चरम पे थे और अच्छा कर रहे थे, तब तक बीच में रोधक बना कोई चीज़ और चोरी हो गई, और इन सब के बाद फिर से आपने एक शुरुआत की और शुरुआत करके आज जिस मुकाम पे हैं, निश्चित तौर पे छपरा में एक अच्छा नाम है। और जिस तरीके से 25 साल में छपरा के युवाओं को, आप सारण के युवाओं को एजुकेशन में, खास करके टेक्निकल और स्किल एजुकेशन में आप आगे कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य के लिए और बेहतर होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।